नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। इस कार्यक्रम में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। आपकी सरकार को बने हुए अब लगभग 100 दिन का वक्त हो गया। ऐसे में आपकी सरकार के कामों को लेकर मूल्यांकन की बात लगातार चर्चा में। हालांकि बड़ा शुरुआती वक्त है, 100 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जिस बम्पर जीत और जिस बम्पर उम्मीदों के साथ में आपकी सरकार का गठन हुआ था, उम्मीद बनती है कि 100 दिन में भी बहुत कुछ चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। आप किस प्रकार से देखते हैं 100 दिन के सफ़र को और क्या बड़ी उपलब्धियाँ गिनाना चाहेंगे? 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इस बीच में जो हमारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कुछ अवस्थापना सुविधाओं को लेकर के हैं, रेल मार्ग को लेकर हैं। अभी हमने मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की जो रेल मार्ग है, जो पिछले 6-7 सालों से लंबित पड़ा हुआ था, उस पर निर्णय लिया है और जिससे हमारी जो सीमांत की दूरी है वो 6 घंटे तक कम हो जाएगी और देहरादून के लिए 2 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। यानी कि अब 3.5 घंटे में देश की राजधानी से आप उत्तराखंड की राजधानी पहुंच सकेंगे कुछ ही वर्षों में। इसी तरह से सड़कों के मसले हैं। सड़कों को लेकर भी हम लोगों ने जो सड़कें हमारी पुलों के अभाव में नहीं बन पा रही थी, हमने इस बार लगभग 200 करोड़ का बजट उन सड़कों को जोड़ने के लिए रखा है, ताकि जो कनेक्टिविटी अटकी हुई है, क्या है कि राजनीतिक निर्णयों के कारण कई बार सड़कें तो बना दी गई, लेकिन जो पुल ज़रूरी है पहाड़ों में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए, वो नहीं बन पाए थे, इसलिए हमने उसको एक प्रायोरिटी दी है। इसी तरह से देहरादून प्रदेश की राजधानी है और आज देश का अगर अधिकतम व्यस्त मार्गों के अगर हम सर्वेक्षण करें तो दिल्ली ऋषिकेश, दिल्ली हरिद्वार, देहरादून ये व्यस्तम मार्गों में से है और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम हरिद्वार से देहरादून राजधानी तक के लिए मेट्रो रेल का हमने निर्णय लिया। ऋषिकेश के लिए हमने मेट्रो रेल का निर्णय लिया और उसके लिए हमने पूर्णकालिक डायरेक्टर उसके लिए हमने अभी नियुक्त किए हैं और उसके संबंध में हमारी अनेक कंपनियों से बातचीत चल रही है कि जो उस मेट्रो का निर्माण करेंगे। तो एक तरह से जो भविष्य की हमारी ज़रूरत है, जो आने वाले 85 साल के लिए जो हमारी दिक्कतें हैं रोड की, विशेष करके रोड ट्रांसपोर्ट की, उससे हमारी दूर होंगी। सर, आपने कनेक्टिविटी का बड़ा जिक्र किया क्योंकि रोड की आप बात कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड्स को लेके भी बहुत ज़्यादा फोकस है आप लोगों का। समस्या ये है कि राज्य के खजाने में पैसा कम है और जिस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? समस्या यहाँ पर आती है। देखिए, जो जैसे रेल का सवाल है, तो रेल के लिए हमको लगभग 400 करोड़ रुपया हमको देना है, वो हम राज्य के खजाने से देने की स्थिति में हैं। जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, तो मेट्रो ये एक कंपनी बनाएगी और जैसे दिल्ली की मेट्रो बनी है या अन्य जगह पर मेट्रो बन रही है, उसी तर्ज पर ये मेट्रो बनाई जाएगी और फिर जो कंपनियाँ बनाएंगी वो उसका संचालन करेंगी और राज्य सरकार का जो शेयर, जो समय निर्धारित होगा, उसके हिसाब से राज्य सरकार की उसमें शेयर की भागीदारी होगी। यानी कि ये एक तरह से इस पे जो भी खर्चा होने वाला है इस प्रोजेक्ट में, तो बहुत न्यून ये राज्य सरकार का होगा। बाकी जो कंपनियां बनाएंगी वो इसको बिल्ड ऑपरेट की तर्ज पर इसको संचालित करेंगी। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा था कि हमारी एक बहुत बड़ी चिंता, जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बना है कुछ खास जगहों पर, और इस वजह से हमारी जो पानी की चिंता है वो बड़ी, भविष्य को लेकर बड़ी चिंता हमारी थी। उसको लेकर इस बार हमने लगभग 250 करोड़ रुपया केवल बड़े बड़े जलाशय बनाने के लिए हमने तय किया है कि हम बड़े बड़े जलाशय बनाएंगे ताकि आने वाले 25 से 50 साल तक हमारी जो पानी की समस्या है वहाँ की आसपास की, वो दूर किया जा सके। इस तरह से जो बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। इसी तरह से जो हमारी हायर एजुकेशन है, अभी तक क्या था कि जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है उसके लिए उत्तराखंड बहुत जाना जाता है, चाहे देहरादून हो, नैनीताल हो, बड़े अच्छे अच्छे संस्थान यहाँ पर उपलब्ध थे। इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, लगभग 13-14 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जो तकनीकी संस्थान थे वो हमारे पास ऐसे उपलब्ध नहीं थे। तो 3 बड़े ही महत्वपूर्ण संस्थान इस समय हमने उत्तराखंड के लिए इस वर्ष हमारे चालू हो जाएंगे। एक तो नेफ्ट है, दूसरा हमारा सीपेट है
और तीसरा हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन की भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। रेल लाइन बद्रीनाथ जी तक पहुँचेगी, हमारा जो ऑल वेदर रोड है वो हमारे चारों धामों को जोड़ने वाला है। स्वाभाविक रूप से जब अच्छी सुरक्षित सड़कें होंगी तो पर्यटक बढ़ेगा, और इस वर्ष भी उसका असर देखने में आया, क्योंकि पूरे 4 धामों में जो एक वर्ष में जितने पर्यटक आते थे, जितने तीर्थयात्री आते थे, इस बार 41 दिन में उसको क्रॉस किया है। जिस तरह से धार्मिक यात्री तीर्थाटन करने वाले यात्री वहाँ पर आए हैं, तो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड भविष्य के लिए पर्यटकों का एक बड़ा हब बनने वाला है। लेकिन जो आपकी ताकत है वो आपकी कमजोरी भी बनती नजर आती है, क्योंकि आप पर्यटन के लिहाज से कह रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को संभाला जा सके, उसको लेकर लगातार सुर्खियां बनती रही। अभी 4 धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं के नाम पे अव्यवस्थाओं का भी दौर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितने बृहद स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए, क्या उनका एक बड़ा अभाव है? क्या कार्य योजना है? ये सच है कि जिस तरह से इस बार मैंने बताया कि साल भर का जितना पर्यटक आता था वो 41 दिन में आ गया, तो स्वाभाविक रूप से लोड ज़्यादा हुआ। फिर क्या है, पहले बसों से लोग आते थे, अब लोग निजी व्हीकलों से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, तो सड़कों पर भी भीड़ बढ़ी है, पार्किंग की दिक्कतें हुई हैं। लेकिन उसी दृष्टि से हम लोग जो अवस्थापना सुविधाओं पर मैंने बात किया, हमने मसूरी में हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, उत्तरकाशी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, नैनीताल में हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, पौड़ी में हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं। जगह जगह पर हम जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं, और शहरों को कंजक्शन से बचाने के लिए बाईपास बन रहे हैं। जैसे मसूरी के लिए बाईपास हम बनाने जा रहे हैं, देहरादून में रिंग रोड बनाने जा रहे हैं, हरिद्वार को बहादुराबाद टू हरिद्वार लगभग 14 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड के लिए गडकरी जी से बात हुई है, रिंग रोड की बात हुई है। हल्द्वानी में हम रिंग रोड बना रहे हैं, जिस पे लगभग हल्द्वानी रिंग रोड पर 400 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होने की संभावना है। हम लोहा घाट में हम बाईपास बना रहे हैं। इस तरह से हम जहाँ भी कंजक्शन है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम बाईपास के माध्यम से और पार्किंग के हिसाब से हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो हमको फॉरेस्ट, कई जगह फॉरेस्ट से हमने डिमांड किया है कि भाई आप हमको इसका लैंड यूज चेंज करने की अनुमति दीजिए। तो इस तरह से हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा कि भविष्य की दृष्टि से जो भी हमने अपनी आपके सामने योजनाएं रखी हैं, विजन के साथ आप विजन के साथ एक भविष्य काम करने की बात करें। सर, एक समस्या बहुत बड़ी है जो लंबे समय से है, वो ये कि साहब उत्तराखंड के पहाड़ों से युवाओं का पलायन, विस्थापन, ये अपने आप में समस्या है। चाहे वो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट करके भी पास हुए रोजगार के लिए लोग वहाँ, उनके लिए रोजगार नहीं है। कामगार के तौर पर भी देखा जाए तो वो भी रोजगार नहीं है। वो दिन या उस दिशा में किस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं कि जो विस्थापन की समस्या, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पलायन देखने को मिलता है। हमने अभी परसों ही टाटा कंसल्टेंसी से हमारी कुछ समझौते हुए हैं, सैद्धांतिक सहमति हुई है। उत्तराखंड में लगभग 100 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स टाटा चलाएगा जो वहाँ के लोगों को कौशल विकास के एक तरह से काम करेंगे। उसमें हमारा जो नेचुरल कैलेमिटी जो हमारे यहाँ होती हैं, जो आपदा हमारे यहाँ आती है, उससे संबंधित प्रशिक्षण है। हमारे लगभग 127 ITI हैं, तो उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो उनके टीचर हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट उनके लिए हमारे प्रोग्राम हैं। जो कैंसर के बीमारी है उसके लिए 6 अस्पताल में मदद के लिए टाटा के साथ हमारी बातें हुई हैं। हमारे यहाँ गन्ना मिलें हैं, तो गन्ना मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए, ताकि जो आज घाटे का सौदा हो रहा है वहाँ पर रोज़गार भी बढ़े और उनका वैल्यू एडिशन भी हो, और जो मिलें घाटे में जा रही हैं उनको फ़ायदे में लाया जाए। क्या उद्योग धंधों को लेकर भी कोई एक विशेष नीति पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप स्किल्ड लोगों को दे देंगे, उनको अगर आप इस प्रकार से सक्षम बना देंगे, तो रोज़गार के लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं और समयबद्ध तरीके से भी काम कर रहा हूँ उस पर? अभी हमारे पास, जब से हमारी सरकार बनी है, तो हमारे पास अनेक जो औद्योगिक संस्थाएं हैं वो हमारे पास आई हैं। चीन से हमारे पास, चीन से, विदेशों से भी, चीन है, जापान है, पोलैंड है, बेल्जियम है, इन देशों से भी हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए हैं।
और हमारे यहाँ हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है इंडस्ट्री के लिए, और आने वाले इसी वर्ष में, यानी कि जो हमारा चालू वर्ष है, इसी में हम एक इन्वेस्टर्स मीट करने वाले हैं, और उसमें हमें उम्मीद है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे बीच में आएंगे, और उनको ये लगता है कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, बिजली की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। और हमने कहा भी है कि भाई हम इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर चाहते हैं, हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम बातचीत करें, आप आइए। हमने कहा हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। जी, उद्योग धंधों को जब आप विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बीते अनुभव के आधार पर ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो विकास हुआ उसमें एक बड़े स्तर पर बेतरतीब विकास हुआ, एक विजन के साथ नहीं हुआ, और उस प्रकार की त्रासदी को हमने कई बार देखा है जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। आपको लगता है कि उस दिशा पे भी आप लोग पर्यावरण के साथ संतुलन बना के काम करना, क्योंकि आपने जिक्र किया कि लगभग 65% वन क्षेत्र है आपका, उसके साथ संतुलन बनाना, एनजीटी ने डिफरेंट नॉर्म्स भी आपको फॉलो करने के लिए कहा हुआ है? देखिए, हम हमारे जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हमारी रेल लाइन बन रही है, वो पूरी तरह इकोसिस्टम को बनाए रखने की दृष्टि उसमें तमाम प्रोविज़न किए गए हैं। वाटर बॉडीज़ की उसमें जो दिक्कतें हैं उसका विचार हुआ है। वहाँ पर जो पेड़ पौधे कटेंगे उसकी दृष्टि से कहाँ पौधे लगेंगे, सारा सिस्टम के साथ, सारा उसी के जो डीपीआर में है सब कुछ समाहित है, ताकि इकोसिस्टम को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। इस ढंग की व्यवस्थाएं हमारे सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जिनको आगे काम करना है, उन सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखा गया है। एक चीज़ के बारे में और जिक्र हो रहा है कि वन एक तरीके से ताकत है उत्तराखंड की, लेकिन राजस्व के लिहाज से बहुत ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा, बल्कि वन विभाग के खुद के खर्चों को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठते थे। आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी ताकत है, वन संपदा है, उसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो बैलेंस के साथ में, और राजस्व के लिहाज से भी उसमें कुछ उस दिशा में सोचा जा रहा है? निश्चित रूप से जो वन है हमारे, और लगभग 47% हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है और 67% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे में वनों से जो इनकम हमको होनी चाहिए थी, वो ज़रूर हम कह सकते हैं कि उतना प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसलिए वनों से कैसे हमारे आय के जरिया बन सकता है, वनों से किस तरह से हमारी आर्थिकी ठीक हो सकती है इकोसिस्टम के साथ साथ, उन चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट है हमारा, वो भी हमारा कुछ एक राज्य की जो आर्थिकी है उसकी प्रगति में सहायक बनेगा। जैसे हमारे नदियां हैं जिनमें से हम खनन करते हैं, अभी तक हमको उससे जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार हमको उम्मीद है कि हमको अच्छा खासा लाभ उससे हमको होगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार के रेवेन्यू की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से लें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब सीधा संवाद में वापस आएंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से पूछेंगे कि आखिर उनको विरासत में जो समस्याएं मिली हैं उससे लड़ने के लिए किस प्रकार के तरीकों पर वो काम कर रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड की जो समस्या है उनका मूलभूत तरीके से समाधान हो सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे,
कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले। नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आराम से। आधार ने सबका हक सब तक पहुंचाया, राशन का अधिकार सबको दिलाया। घर के चूल्हे पर पके खाने का स्वाद और भी बढ़ जाए जब आधार से गैस सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में आए। सर आईडी आपका पासपोर्ट आया है। ना हो देरी ना कोई झंझट, आधार से पासपोर्ट बने फटाफट। लीजिए सर। दूरियां मिटाकर अपनों को पास लाएं। आधार से मोबाइल कनेक्शन आसानी से पाएं। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही अपने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ें। मेरा आधार, मेरी पहचान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। त्रिवेंद्र जी, आपको जो विरासत में समस्याएं मिली, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि इसको एक पैरेलल सरकार चलाती है, उसमें कहीं खनन माफिया भी हैं और शराब माफिया भी। आपको लगता है कि इस प्रकार की बातों के बीच में आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, पिछली सरकार से हमको दो बड़ी समस्याएं विरासत में मिली हैं। एक तो भारी कर्जा, लगभग 45,000 करोड़ का कर्जे का बोझ राज्य को मिला है। दूसरी चीज, पिछली सरकार ने जो सबसे बड़ा
मैं कह सकता हूं कि नुकसान पहुंचाया स्टेट को, वो है सिस्टम को करप्ट करने का। करप्शन में पूरे सिस्टम को उन्होंने भागीदारी बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूं कि उन्होंने सिस्टम को करप्ट किया है। और उसकी वजह से जब सिस्टम करप्ट हो जाता है, व्यक्ति करप्ट हो सकता है, वो उसको हटा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सिस्टम को करप्ट किया जाता है तो फिर कोलैप्स होने की स्थिति आ जाती है। और वही स्थिति राज्य की थी। अगर सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर हम थोड़ा जो हमने भ्रष्टाचार पर हमने विशेष फोकस किया कि पहली प्रायोरिटी हमारी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो हमने नीति अपनाई, और मुझे लगता है कि हफ्ता 8 दिन की सरकार रही होगी और NH-74 का मसला सामने आया और निश्चित रूप से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर पकड़ में आया है कि जहाँ 10 रुपये देना चाहिए था वहाँ 400 रुपये तक दिया गया है लैंड यूज में हेरा फेरी करके, वो भी सिर्फ कागजों में। उनको लगा कि ऐसे अंधे हो गए कि उन्हें देखा ही नहीं कि इसको कभी कोई देख भी सकता है। और इसलिए पहला प्रहार हमने भ्रष्टाचार के ऊपर किया। भ्रष्टाचार NH का है, भ्रष्टाचार खनन में है, भ्रष्टाचार हरीश रावत जी के समय तो प्रतीत हो गया था कि डेनिस एक शराब में आबकारी में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है विकास में, जो सबसे बड़ा बाधक है, वो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार पर हमने प्रहार किया है, उसका असर दिख रहा है। शुरू में थोड़ा सा कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी हुई, उनके पेट में दर्द भी उठा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है अब कि सरकार जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं CM, उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। उसके लिए हमने थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल भी किए हैं, चेंज भी किए हैं, थोड़ा कुछ लोगों को हिंट भी किया है कि भाई आप ठीक हो जाइए, अब सरकार बदल गई है, अब आप प्रगति पर आइए, अब आप परफॉर्मेंस पर आइए। तो इस ढंग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस प्रकार का सवाल मैंने आपसे किया था कि खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, जो एक पैरेलल कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंसिव एक तरीके से काम करते नजर आते थे, अब वो सब चीज़ें उत्तराखंड में नहीं है और ना देखने को मिलेगी? और भ्रष्टाचार मैं कह सकता हूँ कि इन 3 महीनों में उनका प्रवेश उत्तराखंड में बंद हुआ है। वो उत्तराखंड में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। पहाड़ी इलाकों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, उनका भी विरोध देखने को मिला है कि शराब की जो दुकानें हैं आबकारी नीति को लेकर, आपको लगता है कि इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है कि इस प्रकार से शराब की दुकानें ना खोलें, कि एक सामाजिक ताने बाने को लेकर जो एक ताकत रही उत्तराखंड की, उसमें एक बदलाव देखने को ना मिले? देखिए, आबकारी को लेकर के काफ़ी गुस्सा है, मैं महसूस करता हूँ। और विशेषकर जो हमारी बहनें हैं उनमें ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर नशेखोरों का होती हैं तो घर की महिलाएं होती हैं, और वो महिलाएं जो घर को 24 घंटे देती हैं। ये बात बिल्कुल सच है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए हमने अपनी जो शराब की नीति है, हमने उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। जैसे हमने शराब की दुकानें जो 14 घंटे खुलती थी, हमने उसका 6 घंटे का टाइम किया है कि 6 घंटे ही पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुलेंगी। क्योंकि जब हम सीमाओं पर इस चीज़ को लागू करते हैं तो लोग यूपी में चले जाते हैं, हरियाणा में चले जाते हैं, तो उसके कारण जो उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए वो आ नहीं पाता है, केवल सरकार को दोहरा नुकसान होता है। जी, एक चीज़ और कि जब चुनाव चल रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी दौरे पे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो 2 इंजन के साथ विकास होगा। दिल्ली के इंजन से कितना फ़ायदा मिल रहा है आपकी उत्तराखंड की सरकार को? देखिए, हमारा राज्य बहुत छोटा राज्य है और हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो भी बहुत अधिक नहीं हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज डबल इंजन लग चुका है उत्तराखंड में। मैंने 3 बड़ी संस्थानों की बात आपके सामने कही कि भाई हमको हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी मिली है, हमको सीपेट मिला है, हमको निफ्ट मिला है। मेरे राज्य की 3 प्रमुख स्थान हैं पर्यटन की दृष्टि से, नैनीताल, राजधानी होने की वजह से देहरादून, और धार्मिक राजधानी होने के नाते हरिद्वार। इन तीनों शहरों को
कि जो केबलिंग है उसको अंडरग्राउंड करने का लगभग 1750 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, और जो हमको पूरी तरह भारत मदद कर रहा है, भारत सरकार मदद कर रही है। 12,000 करोड़ से अधिक की हमारी ऑल वेदर रोड है, 15,000 करोड़ से ज़्यादा की हमारी रेल लाइन है। हमारा एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा बजट, हैंडसम बजट हमको मिला है। तो जो तमाम जो डबल इंजन की बात मिली थी, आज मेट्रो का हम सपना देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टेट के बल पर ये अभी संभव नहीं है। हमको अब जब तक हमने राजस्व का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, जो लीकेज है उसको नहीं रोकेंगे, और वो कितना भी रोक लें हम, उससे हम कोई लाखों करोड़ के 25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज भारत सरकार ने हमको मदद की है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो डबल इंजन मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन दीजिए, आज डबल इंजन तेजी से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद 3 मई को पहुंचे थे केदारनाथ में दर्शन के लिहाज से। आपको लगता है कि इस प्रकार की जब एक यात्रा होती है तो एक बल मिलता है, जिसका जिक्र आपने पर्यटन को लेकर भी कहा, या लोगों में एक जागरूकता होती है कि यहाँ इस प्रकार की चीज़ों में बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जोर रीजनल कनेक्टिविटी को है, उड़ान जैसी योजना के माध्यम से या सड़क या रेल संपर्क के माध्यम से। आपको लगता है कि इस लिहाज से भी केंद्र की तमाम योजनाओं का आपके राज्य को बेहतर लाभ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। मोदी जी केदारनाथ आए और उससे सीधा संदेश से चला गया कि एक जो असुरक्षा का भाव था लोगों के मन में 2013 की आपदा के बाद, वो भय दूर हो गया। और 41 दिन में आज अगर इतने तीर्थ यात्री उत्तराखंड में आए हैं जितना साल भर में आते थे, तो उसका बहुत बड़ा जो संदेश है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की केदार यात्रा से गया हुआ है। 2013 की त्रासदी का जिक्र अपने आप में खुद से कौन जाता जब उत्तराखंड का जिक्र होता है? आपको लगता है कि इस दिशा में भी बहुत बड़े भागीरथ प्रयास करने की ज़रूरत है, और उस दिशा में आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि प्रकृति पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन चीज़ों को कमतर किया जा सकता है, उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं आप आगे? देखिए, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो जो सबसे बड़ा जो संकट होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। और आज हमारे हर जिले में हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था है जी। और एडवांस में हम फंडिंग कर देते हैं। जैसे इस बार हमने यात्रा शुरू होने से पहले हमने हर जिलाधिकारी के कोष में कुछ पैसा डाला था, और यात्रा शुरू होने पर 2-2 करोड़ रुपया हमने और जिलाधिकारियों के अकाउंट में डाल दिया कि आकस्मिकता निधि है ये। कभी किसी तरह की ज़रूरत होती है, कहीं पर सड़क टूट जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, औषधि की व्यवस्था है, तो तुरंत वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए। आपको एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मशीनों की ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्वविवेक से। तो उसके कारण और उसका परिणाम ये रहा कि यद्यपि प्रकृति का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन 2-1 स्थानों पर ऐसी दिक्कतें आई, जैसे बद्रीनाथ यात्रा पर हमारे हाथी पहाड़ इस बार फिर खिसक गया, और 27 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में एक पहाड़ का रास्ता काट कर उसको बनाना ये बहुत ही टफ काम था, लेकिन हमारे युवा अधिकारियों ने उसका सामना किया और रिकॉर्ड टाइम में उसको ठीक कर दिया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की सुविधा है। मेडिकल के लिए हमने हर 2-2 किलोमीटर, जैसे केदारनाथ की पैदल यात्रा है, हर 2-2 किलोमीटर पर हमने हेल्थ पोस्ट बनाई है, वहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किए हैं, इस दवाइयों की व्यवस्था की है, ताकि जो ज़रूरत किसी यात्री को बाई चांस कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, इस तरह से टॉयलेट्स की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, उसको हमने काफ़ी सुचारू इस बार किया है। आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई। लगभग राज्य के गठन से लेकर तमाम चीज़ों के बंटवारे को लेकर, जिम्मेदारियां हों, संपत्तियां, उसको लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही। अब जबकि दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार, एक कोऑर्डिनेशन बेहतर देखने को मिला। आपको लगता है कि जो समस्याएं चली आ रही थी लगभग 17 साल से, अब वो खत्म होंगी जल्दी ही? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सरकारें ये चाहती हैं कि बहुत समय हो गया है, इसका समाधान होना चाहिए। अब जैसे जमरानी बांध है नैनीताल जिले का, उसके बारे में सहमति हो गई है, अब केवल रिटर्न समझौता होना है, पूरी टोटल सहमति हुई है। ऐसे अलकनंदा होटल है हमारा ऋषिकेश हरिद्वार में, उसके लिए सहमति है। इसी तरह से जो हमारी 33 नहरें ये उत्तराखंड को सुपुर्द भी कर दी गई हैं। 101 संपत्तियां हैं जिसमें पूरी तरह सहमति है। अब पॉलिटिकल लेवल पर हमको बैठना है। अब कुछ लेन देन के विषय हैं, तो हमने भी ये मन बनाया है कि छोटी मोटी बातों के लिए हम भी नहीं उलझेंगे और उनको भी इस बात के लिए तैयार करेंगे कि छोटी बातों के लिए हमको उलझना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान जो होता है हमको कर लेना चाहिए,
लेकिन ये समय बहुत अनुकूल है जब केंद्र में भी ऐसी सरकार है जो निर्णय लेती है, दोनों राज्यों में भी ऐसी सरकारें हैं जो निर्णय लेने में समर्थ हैं। तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, हमको इसका समझौता कर लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी 90% तक समस्याएं हमारी बैठेंगे जब दोनों चीफ मिनिस्टर तो सुलझ जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि अब 100 दिन के मूल्यांकन के लिहाज से तुमने बात कर ली, लेकिन जब 5 साल बाद आपसे फिर बैठने का मौका मिलेगा तो उस वक्त हम उत्तराखंड को कहाँ पे देखेंगे, और क्या एक विजन आप लेके चल रहे हैं कि हाँ 5 साल में उत्तराखंड को मुझे यहाँ पे ले आके खड़ा करना है? देखिए, विजन केवल विकास का है। जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि राज्य बनने के बाद वहाँ विकास नहीं पहुँचा है, लेकिन ये सच है कि वहाँ भी विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। विशेषकर जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जो सामरिक दृष्टि से भी एक अपना अलग ही महत्व रखता है, उस दृष्टि से भी हम लोगों ने इस बीच में प्रयास किए हैं। सेनाध्यक्ष महोदय से मैं मिला, उन्होंने 4 लाख अखरोट के पेड़ उन सीमांत क्षेत्रों के लिए ऑर्डर किए हैं। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज हमारा जो चल रहा था, उसमें फैकल्टी की दिक्कत होती थी, हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इसको आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के रूप में आप इसको स्वीकार कीजिए, तो उन्होंने उस बात पर भी अपनी स्वीकृति दी है जी। हम चाहते हैं कि हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुँचें, और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में जो पहाड़ की जो बड़ी समस्या है वो गाँव में रोजगार की है, स्वास्थ्य की और शिक्षा की है। हम काफ़ी हद तक उसको कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास। बिल्कुल, आपके इस विजन पे हमारी बहुत शुभकामनाएं, और जब बाद में बैठेंगे तो फिर इस मुद्दे पे बात करेंगे। मूल्यांकन का वक्त हम एक बार फिर से आपसे मांगेंगे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य योजना है उसको लेकर उम्मीद बनती है नई सरकार के साथ में। आखिर उत्तराखंड में जो विकास की बयार की लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो बहने को तैयार नजर आ रही है। आज सीधा संवाद कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह किसी और विशेष मेहमान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।